हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको दिया था आर एस मुलिकन और उनके साथी एफ हुंड ने। एफ हुंड, और वो समय था 1932 का। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को दिया गया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या? जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक न्यूक्लियस होता है, तो मॉलिक्यूल्स में कई न्यूक्लियस हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। दो या दो से अधिक एटम यानी परमाणु कक्षक जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल में एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या उससे भी अधिक नाभिक पॉसिबल हैं। तो आप कह सकते हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन है और एक दूसरा हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? H2। ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये है, और ये दोनों ने ओवरलैपिंग की होगी और ओवरलैपिंग से क्या बनाया? एक H2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पर कितने न्यूक्लियस हैं? दो। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक न्यूक्लियस से प्रभावित होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक या एक से अधिक न्यूक्लियस से प्रभावित हो सकते हैं। इसी आधार पर हम कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होते हैं। मोनोसेंट्रिक होते हैं कौन? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मोनो मतलब एक, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये हो सकते हैं आपके पॉलीसेंट्रिक यानी बहुकेंद्रीय। ठीक है, तो ये मोनोसेंट्रिक और वो पॉलीसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल किसे कहते हैं? किसी भी नाभिक के चारों, किसी एटम के नाभिक के चारों का वह क्षेत्र, वह त्रिविम क्षेत्र यानी 3D क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, हम उस क्षेत्र को कहते हैं परमाणु कक्षक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल। वह नाभिक के चारों वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है, वो परमाणु कक्षक कहलाता है। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक है। नाभिक यानी ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई यानी नाभिकों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह 3D क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। यहां देखिए, ये इसमें दो है, केवल हाइड्रोजन में केवल दो ही नाभिक है, एक H एटम का, एक दूसरे H एटम का, यानी मॉलिक्यूल में दो नाभिक हो गए। अब ओजोन को आप कंसीडर करें या फिर आप S8 को कंसीडर करें, इनमें कम से कम 8 नाभिक होंगे। तो इनके चारों ओर उपस्थित जो क्षेत्र है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जहां पे सर्वाधिक है, उसको हम आणविक कक्षक यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह आबर्ट प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो बात है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम भरते हैं हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। आबर्ट प्रिंसिपल को ये भी फॉलो करेंगे और आबर्ट प्रिंसिपल को एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो फॉलो करते ही हैं। ये तो आप जानते हैं कि परमाणु कक्षक के अनुसार ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बिहेव करेंगे। बिल्कुल सेम है थ्योरी के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो उतनी ही संख्या में, जितनों ने कंबाइन किया है उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हों। उनमें से आधे को बोलेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और आधे को बोलेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे दो ने कंबाइन किया, हाइड्रोजन में दो ने कंबाइन किया है, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक को तो बोलेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को बोलेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है? तो दो या दो से अधिक जितने भी कंबाइन करेंगे, आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होगी, क्योंकि बॉन्डिंग स्टेबल होता है। जो भी चीज स्टेबल होती है दोस्तों, वो क्या होती है, उसके पास एनर्जी कम होती है। आप सोसाइटी में देख लीजिए, जो आदमी अच्छे से स्टेबल होगा
वो स्टेबल का मतलब अच्छे से खा कमा रहा है, उसको कोई भी ऐसी टेंशन नहीं है, वो कम से कम बहुत नपा तुला बोलता है और नपा तुला वो चलता है। तो कहने का मतलब है कि जो स्टेबल है, जिसके पास सारी जरूरतों के लिए पैसे हैं, जिसे सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, तो वो स्टेबल व्यक्ति कहलाता है। और स्टेबल व्यक्ति के पास एनर्जी की कमी होती है। लोग कहते हैं कि ये तो इसका मतलब नहीं रखते, मतलब इसमें ताकत नहीं है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर lesser in energy than anti-bonding molecular orbital because bonding molecular orbitals are stable and anti-bonding molecular orbitals are unstable। तो बात आपको क्लियर होगी। ये थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कुछ पोस्टुलेट्स। आर.एस. मिल्कन और एफ फोंड ने ये थ्योरी दी थी 1932 में। आगे चलते हैं, एक कंसेप्ट है इसमें, लकाओ कंसेप्ट। तो लकाओ कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो इसका स्क्रीनशॉट आप निकालिए बहुत जल्दी। देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम लकाओ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तहत। एल का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ए का मतलब एटॉमिक और ओ का मतलब ऑर्बिटल। तो ये लकाओ कंसेप्ट है आपका कि रेखीय संयोग परमाणु कक्षकों का, यानी परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग कैसे होता है। किसी भी परमाणु कक्षक को हम उसके वेव फंक्शन से डिनोट करते हैं, और वेव फंक्शन होता है साई। जैसे सभी जानते हैं कि क्या होता है, साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ए और बी। एक को माना कि साई ए से डिनोट करते हैं आप, और दूसरे को आप साई बी से। ये कंबाइन करते हैं, जब ये कंबाइन करेंगे साई ए और साई बी, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होंगे। दो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होंगे, और वो कौन से होंगे। एक तो होगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक क्या होगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये साई ए माइनस साई बी। कहने का मतलब ये कि जब ये बॉन्डिंग होता है तो ये दोनों वेव फंक्शन मिलकर के काम करते हैं, तभी तो बॉन्ड बनेगा जब मिलकर के काम करेंगे। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों के वेव फंक्शन घट जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इंटरफेरेंस से भी हम बता सकते हैं, दो वेव होती हैं, जब वो चलती हैं एक दिशा में तो उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण कहते हैं, जिसमें दोनों वेव्स जुड़ जाती हैं, दोनों के वेव फंक्शन जुड़ जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। और एंटी बॉन्डिंग में ये आउट ऑफ फेज होती हैं, दो वेव्स आउट ऑफ फेज होंगी तो वो जुड़ेंगे नहीं। एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, तो ये जुड़ेंगी नहीं, ये उल्टा क्या एक दूसरे में बाधा उत्पन्न करेंगी, और ये दोनों क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग से कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। तो एनर्जी कम है कौन की, बॉन्डिंग की, तो ये क्या होता है, स्टेबल माना जाता है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाते हैं। कैसे हम इसको दिखाते हैं, वो डायग्राम जिसमें हम दिखाते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस प्रकार से कंबाइन करते हैं। तो देखिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम इस तरफ दिखा सकते हैं, ऐसा कोई डायग्राम बना लेते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं, और यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, वो है सिग्मा बॉन्ड। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, सारी वीडियो पड़ी हुई है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का एक डायग्राम बनता है। एक तरफ हम एक एरो लगा देते हैं जो एनर्जी को बताता है, यानी नीचे वाले की एनर्जी कम होगी तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और ऊपर वाला एनर्जी इसकी ज्यादा, क्योंकि एरो ऊपर बढ़ रहा है, तो ये कौन सा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ये वाला, और बॉन्डिंग वाला ये होगा नीचे वाला। और ये साइड में आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे जो कंबाइन करने वाले होंगे। तो हम अपनी थ्योरी में पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने कंबाइन करते हैं उतने ही नए बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सारे फॉलो करते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल रूल फॉलो करता है। यही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये कैसे फिल होंगे, क्या होगा, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट में। तो लगाओ कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये केवल ये बताता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से एक वेव फंक्शन की तरह चलता है, और इस डायग्राम में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है इसमें, यहां पर हम कंडीशन देख लेते हैं कि कब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। पहली कंडीशन है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उनकी लगभग समान ऊर्जा होनी चाहिए, उनकी लगभग समान ऊर्जा होनी चाहिए, और जितने कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। आधे बॉन्डिंग होंगे और आधे एंटी बॉन्डिंग होंगे। जो कंबाइन कर रहे हैं वो सेम फेज में होनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं एक्स वाई जेड, ये एक्सिस हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इस तरीके से हम बना देते हैं। पी ऑर्बिटल को ले लेते हैं। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये 3 है। तो एक्स वाला इस तरीके से होगा, और वाई वाला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और जेड वाला जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। यानी इसमें 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स आपको मिले। आपको एक्स वाला किस तरीके से मिला? इस तरीके से मिला। वाई वाला आपको किस तरीके से मिला? इस तरीके से मिला। और जेड वाला आपको किस तरीके से मिला? इस तरीके से। ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड। जो टिल्ट है थोड़ा सा, ये पी वाई, यानी थोड़ा सा झुका हुआ। अब ये बताइए कि कौन सा एंड टू एंड ओवरलैपिंग के लिए सुटेबल है? पी जेड ही तो है, हेड टू हेड ही ऐसे कर सकता है ना। और जो पी एक्स है वो कौन सी ओवरलैपिंग के लिए सुटेबल है? वो है साइड वाइज के लिए सुटेबल। वो साइड वाइज के लिए सुटेबल है, यानी पाई बॉन्ड बनाएगा। अब मान लीजिए कि आपसे बोला जाए कि पी एक्स, ये पी एक्स है और ये आपका पी जेड है, इनकी ओवरलैपिंग करवाइए। तो ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी? ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आपसे बोल दिया जाए कि ये पी वाई है और ये पी वाई है, ओवरलैपिंग कराइए, थोड़ा टिल्ट बनाइए, इस तरीके से बना देता हूं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, यानी ये आउट ऑफ फेज हो जाएगी। तो एक तो सिमेट्री सेम होनी चाहिए, जो सिमेट्रिकल एक्सिस हैं ओवरलैपिंग के लिए सुटेबल होनी चाहिए। हम अगर पीजेड की ओवरलैपिंग करें तो ये पॉसिबल है, ये हो जाएगी। ये कैसे होगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सिमेट्रिकल एक्सिस है वो सिमेट्री में होंगे, तभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल किए जाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करने के लिए उससे पहले हमें समझना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं। अगर ओवरलैपिंग आपकी हेड टू हेड होती है तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। कैसे ऑर्बिटल बनेंगे? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो गया। अगर ये ओवरलैपिंग आपकी साइड वाइज होती है
इस तरीके की साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। दोनों कंबाइन किया है ना, तो एक तो सिग्मा ये बॉन्डिंग हो गया और दूसरा एंटी बॉन्डिंग भी होगा, एंटी बॉन्डिंग भी होगा। ये ध्यान रखें कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये जो वेव फंक्शन होते हैं, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनमें भी इनके लोब्स होते हैं। लोब्स की भी एक चार्ज समझ लीजिए, चार्ज होता है। हमेशा जो बॉन्डिंग होगी, जो हमेशा बॉन्डिंग होगी वो सेम चार्ज वालों में होती है, यानी जिन लोब्स का चार्ज समान होता है उन्हीं की क्या, या फिर यूं कहें कि जिनके पास, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप। तो पॉजिटिव ओवरलैप ही आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा। ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैप यानी ये जो मिलने वाली जो आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अब दूसरी ओवरलैपिंग एक और हो सकती है, दूसरा जो बॉन्ड बनेगा, एक प्लस ले लिया एक माइनस। अब यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी वो नेगेटिव होगी, आउट ऑफ फेज होगी। आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग कहेंगे कि ओवरलैपिंग तभी पॉसिबल है जब लोग दोनों एक जैसे साइन के हों, यानी पॉजिटिव हो, तो तभी आपकी क्या पॉसिबल है, बॉन्डिंग पॉसिबल है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो दो प्रकार के बनेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो प्रकार के हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग हो गया और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग पर हम स्टार लगा देते हैं, एक पाई हो गया और एक पाई एंटी बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, और भी डेल्टा वगैरह हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट केवल इतने ही। देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से कैसे हम फिल कर सकते हैं। ये कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और हमसे बोले कि H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाइए। H2 मॉलिक्यूल का, हमने हाइड्रोजन वगैरह की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिए, तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स कैसे फिल होते हैं, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल्स के पढ़ने के लिए जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल के हमने पढ़े थे, आपका प्रिंसिपल लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, कल एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया हुआ है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे फिल होते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का देख लेते हैं पहले। एटॉमिक ऑर्बिटल पहले 1s आता है, फिर क्या आता है 2s, फिर 2p एनर्जी के बढ़ते ऑर्डर में, फिर 3s, फिर 3p और 3p के बाद 4s, फिर 3d। तो ये ऑर्डर हमने कल आपको बताया था। फिर 4p, 5s, 5s के बाद 4d, फिर 5p, ठीक है, फिर 6s, फिर आपका 5s हो गया, 4d, और फिर आपका क्या आएगा 4f, और फिर 5d, 6p, इस तरीके से कर लेते हैं। और मैंने n+l रूल भी आपको बताया होगा कि n+l रूल से हम कैसे पता कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है कि 4d में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए या फिर 5p में जाना चाहिए, ऐसे रूल्स भी मैंने कल उस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, आप उसे वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी ऐसे ही फिल होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में केवल इतना परिवर्तन करेंगे कि जैसे s ऑर्बिटल है तो ये एंड टू एंड ही तो ओवरलैपिंग करते हैं, तो यहाँ पर हम सिग्मा का यूज करेंगे। एक जब एक s और एक s मिलेंगे तो सिग्मा वाली ओवरलैपिंग होगी, एंड टू एंड होगी। अब उसमें जो मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल बनेंगे उसमें एक तो बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। मान लिया कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनके पास एक के पास 1s है और दूसरे के पास भी क्या है 1s, तो क्या बनेगा सिग्मा
1s, ये तो बॉन्डिंग हो गया। तो पहले कम एनर्जी वाला ही तो आएगा। अबव प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी के बढ़ते ऑर्डर में फिल करना है। तो जब दो 1s मिलेंगे तो एक 1s बॉन्डिंग वाला और एक एंटी बॉन्डिंग वाला। ये समझ लीजिए कि 1s1 है और ये दूसरा भी हाइड्रोजन क्या है 1s1, ये मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं H2। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 1s और 1s ने कंबाइन किया, 1s जब कंबाइन करेंगे तो एक बॉन्डिंग बनेगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो बात मेरी समझता कि आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। ऐसे ही 2s जब कंबाइन करेगा तो 2s कंबाइन करेगा तो क्या होगा, 2s कंबाइन करेगा तो एक बॉन्डिंग 2s और एक एंटी बॉन्डिंग 2s। अब आ गए हम 2p पर। 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं 2p सब सेल में, एक pH वाला, एक py और एक pz। तो देखिए x y z, तो x वाला तो बिल्कुल सीधा होता है, y वाला थोड़ा टिल्ट होगा मुड़ा हुआ, और z वाला ठीक कुछ इस तरीके से होगा। तो px वाला जो है, px वाला वो कैसे बॉन्डिंग करनी चाहिए, उसको साइड वाइज करनी चाहिए, उसके लिए साइड वाइज ओवरलैपिंग सबसे सुटेबल है। तो साइड वाइज के लिए हम क्या लेंगे, पाई 2px। यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो px और py होते हैं उनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है, तो यहां पर हम इक्विवेलेंट का चिन्ह लगा देते हैं ठीक, और 2py यानी दोनों की एनर्जी समान है, तो पहले आप इसे फिल कर दोगे तो ये दोनों पैरेलल चलेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है कि आपका Z वाला आएगा, Z वाला बॉन्डिंग 2pz। अब देखिए मैंने तीनों p के बॉन्डिंग बना दी, यानी बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है। फिर उसके बाद क्या आएंगे, p के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट है पाई स्टार 2py, और फिर उसके बाद क्या आएगा आपका सिग्मा 2pz। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल 2pz तक ही काम हो जाता है और आपके लिए यहीं तक के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन ये जो रूल है हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक के तो तत्व फॉलो करते हैं, यानी 1 से लेकर 7 एटॉमिक नंबर वाले तो फॉलो करते हैं, बाकी इसको फॉलो नहीं कर पाते। क्या स्थिति बनती है वहां पर, स्थिति क्या बनेगी कि जो आगे वाले तत्व हैं जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, O2 है, F2 है, Na2 है, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं इसलिए 2 लगा रहे हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो वहां पर क्या स्थिति बनेगी कि यहाँ पर केवल इतना परिवर्तन होगा कि सिग्मा 2pz की जो एनर्जी है बॉन्डिंग वाले में, केवल बॉन्डिंग वाले में, वो पाई वालों से कम होगी। इसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में, क्योंकि स्टेबिलिटी के ज्यादा करीब होते हैं तो इनका एक अलग केस है। तो सिग्मा 2pz जो है वो किससे पहले आएगा, केवल बॉन्डिंग वाले में ही परिवर्तन होगा और कहीं ये परिवर्तन नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं, जब तक 1-2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं करेंगे बातें और ढंग से क्लियर नहीं होंगी। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। मान लिया कि हम पहले आपको ऑक्सीजन का ही, पहले चलो एक नाइट्रोजन का लिख देते हैं, एक ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपको गिवन है, नाइट्रोजन के एक के पास एक का एटॉमिक नंबर 7 होता है और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑब्वियसली। 2 के पास कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 × 2 = 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिल करना स्टार्ट करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2,
फिर बॉन्डिंग सिग्मा 2s2, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2। ठीक है, 8 हो गए। फिर यहाँ पे आ गए आप पाई वालों में, इनकी एनर्जी इक्विवेलेंट है। आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे मैं कर रहा हूँ इसे, यहाँ बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, इनकी एनर्जी लगभग सेम है, तो पहले हुंस रूल क्या कहता है कि पहले एटॉमिक ऑर्बिटल जो इक्विवेलेंट एनर्जी वाले हैं, एक समान है, पहले कहाँ जाएगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, फिर दूसरा आएगा और फिर दूसरा, एक एक, फिर शुरू से एक एक, यानी पेयरिंग तब होगी, इलेक्ट्रॉन दो एक ऑर्बिटल में तब आएंगे जब सारे एक एक प्राप्त कर लेंगे। एक आ गया, एक, फिर एक और फिर एक। लेकिन कागज के पृष्ठ पर हम ये बात दिमाग में रखते हैं कि ये करते हैं। ठीक है, लिख दिया ना डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है इसलिए लिख दिया मैं। और भी केसेस आएंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ मान लिया, तो आप यहाँ से दो और एक नहीं कर देंगे, पहले एक एक फिर दो। ठीक है, और भी केसेस आएंगे, समझेंगे इस स्थिति को। या फिर दो ही हो तो यहाँ केवल दो नहीं फिल कर देंगे, आप एक एक फिल करेंगे। तो 2 चौका 8, कितने हो गए 8, 2 10, 2 12 आया। फिर कौन, बॉन्डिंग टू pz, 12 2 14। देखो यहीं तक कंप्लीट हो चुका, यहीं तक क्या हो चुका है ये मॉलिक्यूल का कंप्लीट। यहाँ पर मैं ऑक्सीजन का लिखता हूँ, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, ऑक्सीजन 8 होता है, 8 दूनी 16। तो ऑक्सीजन का यहाँ तक तो रहेगा सेम, यहाँ तक बिल्कुल सेम, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं है ऑक्सीजन में, यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आता है, इसमें बॉन्डिंग वाला पहले आता है, बॉन्डिंग वाला 2pz, और कोई परिवर्तन नहीं। 8 2 10, फिर कौन आए 2px और 2py, 10 हो गए। तो 10 और 1 11, 12 13 14 हो गया। और फिर उसके बाद अभी इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है। अब हम एंटी बॉन्डिंग वालों में पहुंचते हैं, एंटी बॉन्डिंग वालों में। अब देखो यहाँ पे तो 14 हो गए, 15 16, इस तरीके से 15 और 16, एक 2px में और एक सिग्मा सॉरी पाई स्टार 2py। तो मैं समझता हूं समझ में आई होगी बात। और भी लेते हैं, कार्बन का ले लेते हैं। देखिए 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2, बॉन्डिंग 2s2, एंटी बॉन्डिंग 2s2, 8 हो गए। तो कार्बन ये C2 कर रहे हैं हम, C2 6 दूनी 12 मॉलिक्यूल, यानी C2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8, फिर क्योंकि सिग्मा 2pz तो केवल ऑक्सीजन से स्टार्ट होगा, पहले आना 8 तो 10 और 2 12, एक यहाँ आया होगा पहले, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये स्थिति आपकी बनी हुई होगी। तो 8 4 12 C2 मॉलिक्यूल का ये हो गया। तो इनकी स्टेबिलिटी हम कैसे पता करते हैं? स्टेबिलिटी पता करने के लिए हम काउंट कर लेते हैं, अगर बॉन्डिंग ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल। और अगर एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। और अगर दोनों बराबर हो गए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ध्यान रखिए। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन के अंदर बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो बॉन्डिंग नाइट्रोजन के अंदर एन भी लिख देता हूं, बॉन्डिंग नंबर कितना हो गया 10। और एंटी बॉन्डिंग क्या, स्मॉल ए से एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, तो एंटी बॉन्डिंग 2 4, एंटी बॉन्डिंग केवल 4 हो गए नाइट्रोजन के अंदर।
तो ऑब्वियसली बॉन्डिंग ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल क्या है, ये स्टेबल माना जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन के गिन सकते हैं कि 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10, 10 तो बॉन्डिंग हो गए, और एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 5 6, 6 एंटी बॉन्डिंग हो गए। तो बॉन्डिंग ज्यादा है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल। इसको एक तरीके से हम और कर सकते हैं, वैसे वो कोई तरीका वरीका नहीं है, सेम यही है जो बात मैं बोल रहा हूं। कैसे? एक कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड उपस्थित होते हैं उसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। एक बॉन्ड है, सिंगल है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, और ट्रिपल है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, और या कोई और स्थिति है तो वो बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में भी आ सकता है। हम उस स्थिति को भी इसमें जानेंगे वो कहाँ होता है। इसका सूत्र ये है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग है उनके अंतर को आधा कर दीजिए, यानी बॉन्डिंग से क्या घटाइए, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी Nb माइनस Na करके, और उसको क्या कर दिया जाए, हाफ आधा, तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर किसी का 0 आ जाए तो समझ जाइए कि वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे He2 मॉलिक्यूल, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 दूनी 4 हो गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन आप करेंगे 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। तो देखिए बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 2 4, और 2 एंटी बॉन्डिंग भी कितने हो गए, 4, तो बराबर आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं हाफ Nb माइनस Na। Nb कितना है आपका 4, और Na भी कितना है आपका 4, तो कितना आया 0। तो ये मॉलिक्यूल अस्तित्व में ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि ऐसी कोई मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब, या सीधा सीधा तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर हैं तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन हाफ हो गया जी, Nb 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो बॉन्डिंग, 2 2 4 एंटी बॉन्डिंग, 8 में से 4 गए 4, 4 बटे 2 2, यानी ये डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। C2 मॉलिक्यूल कैसे जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से, तो 2 आ गया। इसी तरीके से हम किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब इसी में हम एक तरीका और अपना सकते हैं, हम जान सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक नेचर क्या है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सभी जानते हैं, और अगर एक ऑर्बिटल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक का सीधा स्पिन होगा, एक का उल्टा स्पिन होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ है तो उनको हम क्या बोलेंगे, पेयर्ड, ठीक है। और अगर किसी ऑर्बिटल में एक ही है तो वो अयुग्मित हो गया। तो जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे पेयर्ड, ऐसा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक कहलाएगा। प्रति चुंबकीय, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो पीछे हट जाएगा। और जिसमें अनपेयर्ड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको मुझे ध्यान नहीं आ रहा। पैरामैग्नेटिक यानी चुंबकीय, अनुचुंबकीय, याद आ गया, अनुचुंबकीय होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की होगी